दोस्तों चैप्टर 1 पढ़ा रहे थे, उसमें अगले क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि धारणीयता का विषय क्या है। तो धारणीयता का विषय और इसके विकास के महत्वपूर्ण क्या है, इसको हम जानेंगे। तो धारणीयता का विकास उसको कहते हैं वैसा संसाधन जो अभी तो उपयोग कर ले रहे हैं, मतलब वर्तमान समय में उपयोग कर ले रहे हैं, लेकिन भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं, बचाएंगे। वही हमारा क्या है, धारणीयता का विषय है। जैसे लिखा हुआ है देख लीजिए, वैसी संसाधन जो एक बार उपयोग करने पर भविष्य के लिए अर्थात आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे बचा कर रखते हैं, इसे धारणीयता का विषय कहते हैं। ठीक है, इसे दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं वैसी संसाधन जो वर्तमान में सदुपयोग करते हुए भावी पीढ़ियों के लिए बचा कर रखते हैं। ये विकास के लिए महत्वपूर्ण कैसे है, तो इससे क्या होती है हमारी, इससे प्रदूषण की रोकथाम होती है। क्या होती है, प्रदूषण की रोकथाम होती है। और इसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे अनवीकरणीय संसाधन की बचत होती है। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन मतलब जो एक बार उपयोग करने के बाद उसे निर्माण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसे बनने में कई वर्ष लग जाते हैं, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर। तो हमारा 2010 और 2020 में पूछा है कि पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरण दे जो आप अपने आसपास देखे हो। तो पर्यावरण में गिरावट से, जैसे कि पेड़ पौधा कटने से क्या होता है, पर्यावरण वही में हुआ, तो उसमें क्या होता है कि हमारी भूमंडलीय ताप बढ़ जाता है। क्या होता है, भूमंडलीय ताप बढ़ने लगता है, वर्षा में गिरावट आने लगता है। अगर पेड़ पौधा हमारे ना रहे तो वर्षा भी नामुमकिन हो जाएगा, वर्षा नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे पेड़ पौधों का भी रहना जरूरी है। पर्यावरण की यही पूछ रहा है कि क्या क्या उदाहरण है गिरावट होने से। तो इससे क्या होगी, भूमिगत जल स्तर में गिरावट आने लगेगा, भूमंडलीय ताप बढ़ने लगेगा, वर्षा में गिरावट आने लगेगा, भूमि या मृदा अनन उपजाऊ होने लगेगा। अनन मतलब कम उपजाऊ होने लगेगा। अगला क्वेश्चन चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि देश के आधारभूत संरचना पर टिप्पणी कीजिए। मतलब देश के आधारभूत संरचना, देश के आधारभूत जो संरचना है उस पर कीजिए। तो आधारभूत संरचना किसी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी का काम करती है। क्या करती है, आधारभूत संरचना जो है वो किसी देश की अर्थव्यवस्था, मतलब कितना रुपया पैसा है उसको क्या है, वह रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है। अगला है कि सड़क, रेलवे, विमान अथवा विद्युत उत्पादन किसी की अर्थव्यवस्था की जान होती है। जो सड़क हो गया, विमान पतन हो गया, एयरप्लेन हो गया, विद्युत उत्पादन हो गया, बिजली जहाँ उत्पादन किया जा रहा है, वो सब क्या अर्थव्यवस्था की जान होती है, मतलब उससे से ज़्यादा इनकम होता है। ठीक है, अगला है कि थर्ड, क्या हम लिख सकते हैं, अच्छी आधारभूत संरचना से आर्थिक गतिविधियाँ बेहतर हो जाती है, जिससे हर तरफ समृद्धि होती है। अच्छी आधारभूत संरचना अगर हो जाए तो आर्थिक गतिविधियाँ में क्या होती है, रुपया पैसा में क्या होता है, बढ़ोतरी होने लगता है, और जिससे और क्या है, तरक्की करने लगते हैं लोग। अगला क्वेश्चन है, देश के आधारभूत संरचना में क्या क्या शामिल किया जाता है। तो देश के आधारभूत संरचना में, देश को किसी को आधारभूत मतलब बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या शामिल किया जाता है। सबसे पहला कि सड़क किया जाता है, रेल किया जाता है, विमान, विद्युत उत्पादन किसी देश की अर्थव्यवस्था की जान होती है। अगर हमारे यहाँ सड़क ना हो तो लोगों को चलने में मुसीबत होगी, रेल ना हो तो कहीं दूर जाने में दिक्कत होगी, विमान पतन नहीं हो तो क्या हो, किसी देश विदेश में जाने में दिक्कत होगी, विद्युत उत्पादन किसी देश की अर्थव्यवस्था की जान होती है। इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला है सेकंड, क्या लिख सकते हैं, अच्छी आधारभूत संरचना से आर्थिक गतिविधियां बेहतर हो जाती है, जिससे हर तरह समृद्धि होती है। अगर अच्छी आधारभूत संरचना हो जाए, सड़क, रेल, विमान पतन हो जाए तो उससे क्या होती है, बेहतर हो जाती है, जिससे हमारे क्या होती है, तरक्की होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं को विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। तो यूएनडीपी का हम आपको फुल फॉर्म बताए थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। क्या है, यूएनडीपी जीवन स्तर को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों प्रयोग भी करता है। यूएनडीपी जो है क्या करता है, जीवन स्तर को प्रभावित करता है, जीवन जैसे जी रहे हैं उसमें क्या प्रभावित करता है, अन्य कारकों भी प्रयोग करता है। जिससे अन्य कारक क्या है, जैसे शिशु मृत्यु दर हो गया कहीं, वो सब क्या है, प्रभाव डाल रहा है। स्वास्थ्य सेवा हो गया, स्कूल में नामांकन आदि को उनका महत्व देता है। इस तरह से यूएनडीपी उन सभी कारकों का विवेचन करता है जिससे लोग के जीवन स्तर पर प्रभाव पड़ता है और लोगों की उत्पादन बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, ज्ञात कीजिए। अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती है। तो पूछ रहा है कि ऊर्जा स्रोत हमारा प्रयोग किया जा रहा है जो, तो उसका भविष्य से पूछ रहा है कि 50 वर्ष बाद क्या संभावना हो सकती है। तो हम क्या देखिए, हम क्या लिखे हैं इसमें कि ग्रामीण क्षेत्र में जलावन की लकड़ी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। हमारे गांव में क्या होते हैं, लकड़ी, आज भी चूल्हा नहीं है, आज भी गैस वाला नहीं है, सभी लोग क्या करते हैं, जो जंगल से लकड़ी लाकर घरों में खाना बनाते हैं। तो वही हुआ
शहरी क्षेत्रों में रसोई के ईंधन के रूप में एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, अधिक घरों में होता है। जैसे गांव में चूल्हा का प्रयोग है, लकड़ी के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन उस शहर में क्या होता है, ईंधन के एलपीजी का उपयोग करता है, जो गैस है। और क्या है, इसके अलावा वाहनों के लिए पेट्रोलियम उत्पादों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, देखिए कि उत्पादन किया, जैसे कि गाड़ी उड़ी चल रहा है तो उसमें पेट्रोल डाला जाता है, तो वही क्या है, आज से 50 वर्ष बाद जलावन की लकड़ी मिलना कठिन हो जाएगा। तो अभी तो सब कुछ मिल रहा है, ठीक है, लेकिन 50 वर्ष में क्या होगा, जलावन की लकड़ी नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी? क्योंकि तेज़ी से क्या हो रहा है, जंगल की कटाई हो जा रहा है, जीवाश्म ईंधन भी तेज़ी से घट रहा है। क्या इन जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है, हमारे मिलना मुश्किल हो गया है, इसलिए क्योंकि इसको बनने में कई वर्ष लग जाते हैं और यहाँ तेज़ी से उपयोग हो रहा है, तो उससे क्या है, घट रहा है, जिससे 50 वर्षों के बाद इससे मिलना कठिन हो जाएगा। इसलिए हमें होगा, गाँव में गोबर गैस इसका एक अच्छा समाधान हो सकता है। गाँव में क्या है, गोबर गैस का प्रयोग करके, जैसे चिपरी जानते हैं कि गोबर का प्रयोग करके वो चिपरी बनाया जाता है, उसे सुखाकर बनाया जाता है। तो वही कह रहा है कि गोबर गैस का प्रयोग कर सकते हैं, सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं, पवन ऊर्जा से की ऊर्जा की जरूरत आसानी पूरा किया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा मतलब सोलर प्लेट जो होता है, पवन ऊर्जा तो आप देखे नहीं होंगे, लेकिन पवन ऊर्जा जो होता है उससे भी बिजली पैदा किया जा सकता है, आसानी किया जा सकता है। अगला है, चलिए, विकसित देशों में तुलना का मुख्य आधार क्या है। मतलब पूछ रहा है कि विकसित तथा अविकसित देशों का तुलना के आधार क्या है। तो विकसित तथा अविकसित देशों में तुलना का मुख्य आधार प्रति व्यक्ति आय का औसत आय है। तो कोई भी क्या है, विकसित तथा अविकसित में कितना लोग कमा रहे हैं, कितना सालाना है, वो सबको ही देखा तो जाता है। तो वही क्या है, हमारा मुख्य आधार है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विकास क्या है। तो विकास क्या है, विकास एक गतिशील अवधारणा है। विकास जो हमारा पहले भी बता चुके हैं कि विकास दो रूप में होता है, या तो एक निगेटिव होता है या तो पॉजिटिव। मतलब एक सकारात्मक रूप में भी हो सकता है, एक नकारात्मक रूप में भी हो सकता है। वही कह रहा है, तो विकास एक गतिशील अवधारणा, मतलब हमारी विकास होती रहती है, जिसमें लोगों के प्रति व्यक्ति आय, मतलब डेली इनकम बढ़ रहा है, जीवन स्तर, सामाजिक स्तर अच्छी होती है, उसे विकास कहलाता है। विकास के 5 मूल तत्व हैं। देखिए, विकास उसमें क्या है, मूल तत्व कौन कौन सा है। पहला, भोजन नहीं रहेगा तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा, लोग एक दो दिन में ही तड़प कर मरने लगेंगे। वस्त्र ना रहे, कपड़ा नहीं पहने तो वो भी, कपड़ा भी जरूरी है। शिक्षा जरूरी है, कहाँ कैसे बोलना है, चलना है। स्वास्थ्य भी जरूरी है, अगर हमारा तबीयत खराब रहे, किसी काम को नहीं कर पाएंगे आप। मकान भी जरूरी है, रहने के लिए मकान चाहिए। ठीक है, अगला देखिए क्या है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के विकास का लक्ष्य क्या क्या हो सकते हैं। जिसके पास ज़मीन नहीं है, उस मजदूर के विकास का लक्ष्य, मतलब विकास करने के लिए क्या क्या लक्ष्य हो सकते हैं। तो भूमिहीन ग्रामीण के लिए विकास का लक्ष्य निम्न हो सकते हैं। पहला, काम करने का अधिक दिन और बेहतर मजदूरी मिले। जिसके पास ज़मीन नहीं है तो क्या करेगा, काम खोजेगा। वो सोचेगा कि हमको जितना ज़्यादा दिन हमको काम मिले, जिससे मजदूरी उसको मिल सके और बेहतर कार्य कर सके। स्थानीय स्कूल में उनके बच्चे को उत्तम शिक्षा प्रदान की सुविधा हो, और वो भी सोचे कि हमारे बच्चे पढ़े, हमारे बच्चों का नाम दाखिल हो और वो अच्छे इंसान बने। अगला है कि समृद्ध किसान के विकास का लक्ष्य क्या हो सकता है। मतलब अच्छे किसान जो विकास किए हुए हैं उसके लक्ष्य क्या हो सकते हैं। तो पहला हो सकता है कि किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्य मिले। तो किसान जो कहना चाहते हैं, मतलब कि उपज के लिए उसका ज़्यादा समर्थन मिले, कोई भी उपजाने के लिए सरकार के द्वारा अच्छा तरह से पहल किया जाए, अच्छी सुविधा दी जाए, वो कहना चाहते हैं। अगला, सस्ते मजदूरों द्वारा अच्छी पारिवारिक सुनिश्चित किया जाए ताकि उनके बच्चे विदेशों में पढ़ सकें। समृद्ध किसान चाहते हैं कि मजदूरों द्वारा काम कराया जाए ताकि क्या है, सस्ते मजदूरों, मतलब ज़्यादा पैसा नहीं देना चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि सस्ते मजदूरों में ही काम निकाला जाए, जिससे क्या उनके बच्चे विदेश में पढ़ सकें। अगला है, नोट में आप देखिए क्या है, हरियाणा में शिशु मृत्यु दर प्रति व्यक्ति 1030 बच्चों की 2017 के अनुसार मृत्यु हुई। मतलब हरियाणा में क्या हुआ कि शिशु मृत्यु दर बताए थे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, 2017 की जनसंख्या के अनुसार 30 बच्चे की मौत हो चुकी है। एक वर्ष में, मतलब जितने बच्चे पैदा हुए हैं उसमें जितने बच्चे की मृत्यु हो जा रही है उसको क्या शिशु मृत्यु दर कहते हैं। अगला है, केरल में 2017 के अनुसार 10 बच्चों की मृत्यु हुई। तो बिहार में 2017 के अनुसार 35 बच्चों की मृत्यु हुई। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के विकास रिपोर्ट के अनुसार विकसित, समृद्ध, माध्यम तथा निम्न आय वाले देशों में वर्गीकृत करें। तो समृद्ध या विकसित देश वे देश जिनकी 2017 ईस्वी में प्रति व्यक्ति आय
डॉलर में दिया गया है 12.56 प्रतिवर्ष इससे अधिक हो, वो क्या है, समृद्ध या विकसित देश है जिनका डॉलर में, ठीक है। मध्य प्रदेश का क्या है 2017 के अनुसार डॉलर में कितना 1820 प्रतिवर्ष। निम्न देश के लिए 2017 में 995 प्रतिवर्ष है। चलिए आगे देख। अगला है क्वेश्चन कि मानव विकास रिपोर्ट HDI क्या है। तो HDI का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। तो HDI क्या है, तो क्या है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा जो किया गया था कि प्रत्येक वर्ष विभिन्न देशों के विकास की तुलना वहाँ के लोगों की शिक्षा स्तर, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति तब प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है, जिसे मानव विकास रिपोर्ट कहा जाता है। मतलब मानव विकास रिपोर्ट उसे कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र जो है UNDP के द्वारा कार्यक्रम चलाया गया था कि विभिन्न देशों की तुलना किया गया कि शिक्षा स्तर कैसा है, स्वास्थ्य की स्थिति कैसा है, वहाँ के लोग प्रतिवर्ष कितना कमा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या हुआ, मानव विकास रिपोर्ट हुआ। तो आधार आरोही क्रम में सजाया गया। तो HDI का फुल फॉर्म जाने गए, UNDP का बताए थे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला है कि भारत और उसके पड़ोसी देश में विश्व मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार क्रमांक बताए। मतलब 2016 के अनुसार जो है विकास कितना हुआ है, मतलब किसका विकास ज़्यादा है, उसको क्या है HDI के रूप में दिखाया है, मतलब मानव विकास सूचकांक के रूप में दिखाया है। तो श्रीलंका का 76 है, भारत का 130, बांग्लादेश का 136, म्यांमार का 148 और नेपाल का 149, पाकिस्तान का 150। मतलब मानव विकास रिपोर्ट में क्या है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान है, श्रीलंका सबसे कम है, देख सकते हैं। भारत हमारा 130 है उसका। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव विकास के लिहाज के अनुसार पड़ोसी देशों में किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। तो भारत से बेहतर किसका है, श्रीलंका है। ये बात को पहले भी लिखा चुके हैं, ठीक है। कल आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ चलेगा और आपका कल समाप्त हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर। थैंक यू।